सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार बत्रा, सह आचार्य रसायन शास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जो अल्कोहल का चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उसमें रिएक्शंस के अंदर आज हम बात करने वाले हैं उसके आगे की रिएक्शंस के बारे में, जो है डिहाइड्रेशन। देखिए, अब तक हम लोगों ने अल्कोहल के संबंध में उन रिएक्शंस को पढ़ना शुरू किया है जिसमें आर यानी कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है, जिसको हम कहते हैं ROH बॉन्ड या COH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। तो उसमें हमने देखा कि रिएक्शंस में किस प्रकार से जो है अल्कोहल्स जो है हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में जो रिएक्टिविटी के बारे में हम लोगों ने बात की कि किस प्रकार से जो है वो उसका ऑर्डर जो है वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से वो हाइड्रोजन हैलाइड्स जो हैं वो उसे रिएक्ट करते हैं। इसी प्रक्रिया में अब हम आगे बात कर रहे हैं डिहाइड्रेशन के संबंध में कि अल्कोहल्स जो हैं उनकी जब रिएक्शन जो है वो H2SO4 के साथ में कराई जाती है तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन के लिए खाली H2SO4 ही नहीं, अन्य अभिकर्मक जैसे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, P2O5 यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, एल्यूमिना, ये सब भी जो है काम में आते हैं, और उसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो उच्च ताप पर वो अभिक्रियाएं और पर ये संपन्न होती हैं। तो इस तरह से ये जो एल्कीन का जो बनना है ये इसमें होता है। तो क्या हम बात कर रहे हैं कि एल्केनॉल्स जो हैं जिसमें बीटा कार्बन परमाणु होते हैं। बीटा कार्बन परमाणु क्या होते हैं? बीटा कार्बन परमाणु वो हैं जहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है उस कार्बन पर कम से कम एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन एटम। तो बीटा कार्बन पर जो स्थित हाइड्रोजन है उसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु यदि उपस्थित हो तो निर्जलीकरण से जो है, जिसमें सांद्र H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, H3PO3, PO4, P2O5, एल्यूमिना आदि की उपस्थिति में ये क्या होता है, उच्च ताप पर गर्म करने पर एल्कीन बनती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एल्कीन जो है उसके लिए अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसकी हमने जैसे बात की H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड, P2O5, एल्यूमिना, इनकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो वाटर निकलता है और उसके अंदर एल्कीन बनती है। ये रिएक्शन के लिए ज़रूरी है कि बीटा कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन जो है वो उपस्थित होना चाहिए। एग्जाम्पल, इथेनॉल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 100 डिग्री तापक्रम पर गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा 165 से 170 डिग्री पर इथीन बनाता है। मतलब जब हम कम टेम्परेचर पे इसको हीट करेंगे तो हमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है, और हाई टेम्परेचर पे गर्म करने पर जो 165 डिग्री पर इथीन मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 3 टेम्परेचर के बारे में बात होगी, 100 डिग्री, 140 डिग्री, और तीसरा टेम्परेचर रेंज जो है वो है 165 से 170 डिग्री पर, और तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो हैं हमें प्राप्त होते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इथेनॉल की जो रिएक्शन है H2SO4 के साथ में 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट कौन कौन से उसमें बनते हैं। तो मुख्य रूप से ये जो डिहाइड्रेशन है उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार इथेनॉल की वाष्प जो है वो 380 डिग्री ताप पर तप्त एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर इथीन बनती है। तो दूसरा ये है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर भी जब उसको हम जिसको हम रेड हॉट एल्यूमिना के ऊपर जब इसको प्रवाहित करेंगे तो उस केस में भी एल्कीन ही बनती है। जैसे हम देख सकते हैं CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन के लिए Al2O3 एट 350 डिग्री सेंटीग्रेड, या तो ये कंडीशन हो सकती है, और दूसरी कंडीशन देख सकते हैं जिसमें सांद्र H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अराउंड 170 डिग्री टेम्परेचर, 170 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है और इसमें एल्कीन बनती है। तो एल्केनॉल की निर्जलीकरण की सुगमता का क्रम इस प्रकार है। मतलब अभी ये जो रिएक्शन है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, टर्शरी इज टू सेकेंडरी इज टू प्राइमरी, यानी तृतीयक जो अल्कोहल हैं वो सबसे ज़्यादा सुगमता से अभिक्रिया देते हैं, फिर द्वितीयक और फिर प्राथमिक। इस
रिएक्टिविटी का क्रम जो है, इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा? हमें उसका उत्तर इसके मैकेनिज्म में मिलता है, इसकी क्रियाविधि में मिलता है। तो देखिए, अभिक्रिया की क्रियाविधि जो है वो निम्न प्रकार से होती है। जैसे एल्केनॉल की बात करें, अल्कोहल की बात करें, तो देखिए एक कार्बन है जिस पर बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन है, फिर नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन है और इस पर OH है। तो सबसे पहले हम H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पर एक H+ आयन का एडिशन होगा। तो H+ आयन कहाँ कहाँ पर जुड़ेगा? H+ आयन जो है वो OH ग्रुप पर ऐड होगा। तो OH ग्रुप पर H+ आयन का ऐड होगा तो OH2+ बना, यानी कि वाटर जो है वो बन गया। अब यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, जिसको हम इवन एलिमिनेशन कहते हैं, जिसको हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो सबसे पहले यहाँ से वाटर निकला तो कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब एक हाइड्राइड का जो बीटा कार्बन पर है उसका भी विलोपन होता है, जिसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। तो अल्फा पोजीशन से हमने देखा कि OH ग्रुप हटा जिसमें पर H+ जुड़ा हुआ था, और बीटा पोजीशन से एक H हटा, तो कुल मिलाकर एक वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पर विलोपन हो गया, यानी कि उसका एलिमिनेशन हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एल्कीन का निर्माण होता है। तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है, उसमें कार्बोनियम आयन बनता है। और हम जानते हैं कि कार्बोनियम आयन कौन सा स्थायी होता है? वो टर्शरी कार्बोनियम आयन स्थायी होता है। इसलिए जो डिहाइड्रेशन में जो अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो भी यही होता है। टर्शरी अल्कोहल जो है वो सबसे तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, द्वितीयक अल्कोहल उससे कम तीव्रता के साथ में, और प्राथमिक अल्कोहल सबसे कम तीव्रता के साथ में निर्जलीकरण करके उच्च तापक्रम पर हमें एल्कीन उससे प्राप्त होती है। अब अल्कोहल निर्जलीकरण के कुछ विशिष्ट उदाहरण, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल अब अपन यहाँ पर लेते हैं और अपन देखते हैं कि किस तरह से उनमें प्रोडक्ट बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे है, पहला लेते हैं 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल। अब इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, 2 मिथाइल है और 2 ही ब्यूटेनॉल, यानी कार्बन नंबर 2 के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप है और उस पर OH ग्रुप जुड़ा है और 4 कार्बन की चेन है। तो सबसे पहले क्या होता है, 2-मेथिल-2-ब्यूटेनॉल से 2-मेथिल-1-ब्यूटीन की अपेक्षा 2-मेथिल-2-ब्यूटीन मुख्य मात्रा में बनती है। तो देखिए, मैकेनिज्म के हिसाब से सबसे पहले 2-मिथाइल-2-ब्यूटेनॉल में एक H+ आयन ऐड होगा। तो उसके ऐड होने से जहाँ पर OH है वहाँ पर H+ आयन जुड़ेगा, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल OH+ जो है वो बन जाएगा। तो ये क्या होगा? एक तरह से प्रोटोनेटेड जो है वो अल्कोहल हो गया। और इस जगह से अब क्या होगा? H2O का विलोपन हो जाएगा। तो H2O क्या है? अब एक अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, तो इसलिए वहाँ से हट जाएगा, तो उस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये जो कार्बन जिस पर प्लस चार्ज आया, ये कार्बन जो है, ये कौन सा कार्बन है? इसको हम टर्शरी कार्बोनियम आयन कहते हैं। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन में पर प्लस चार्ज आ गया, और अब इसके पास वाले निकटवर्ती 2 कार्बन हैं, एक कार्बन नंबर 1 है, एक कार्बन नंबर 2 है। दोनों से एक एक प्रोटॉन हट सकता है, लेकिन कार्बन नंबर 2 से प्रोटॉन हटता है क्योंकि उस कंडीशन में जो हमें एल्कीन प्राप्त होती है वो ज़्यादा प्रतिस्थापी या ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन प्राप्त होती है, जो कि एक इसका रूल है, सेट्ज़ेफ रूल आपने पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो हमें इस केस में प्राप्त होती है। तो 2-मेथिल-2-ब्यूटीन जो है वो अधिक क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जो कि 84% है। बाकी जो है 2-मेथिल-1-ब्यूटीन जो है, जो प्रोडक्ट यहाँ दिखाया नहीं गया है, वो हमें लगभग 16% मात्रा में मिलता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि टर्शरी कार्बोनियम आयन जब एक प्रोटॉन को लूज़ करेगा तो एल्कीन बनाएगा, और एल्कीन बनाने के लिए जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसमें से फर्स्ट पॉसिबिलिटी में कार्बन नंबर 1 से प्रोटॉन का विलोपन नहीं होता, जबकि दूसरी पॉसिबिलिटी जो है जिसमें कार्बन नंबर 2 से एक प्रोटॉन का, कार्बन नंबर 3 से एक प्रोटॉन का विलोपन होता है, तो उसके विलोपन होने से हमें जो है 2-ब्यूटीन यानी 2-मेथिल-2-ब्यूटीन प्राप्त होती है, जो कि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2-2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल जो है, इसकी हम बात करें तो इसका जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो इससे क्या होगा? 2,2-डाईमेथिल प्रोपेनॉल से भी 2-मेथिल-2-ब्यूटीन हमें प्राप्त होती है, क्योंकि अभिक्रिया के समय बना कार्बोनियम आयन अधिक स्थायी कार्बोनियम आयन में पुनर्विन्यासित हो जाता है। तो जो टाइम पर जो हमें कार्बोनियम आयन मिलेगा वो क्या होता है? वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन में रीअरेंज हो जाएगा, और उसके रीअरेंजमेंट से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखिए, यहाँ देखेंगे CH3C, CH3, CH3, CH2OH, इसमें से H+ जोड़ा हमने,
तो एक वाटर बन गया, OH2+ बन गया। इसमें से वाटर जब एलिमिनेशन होगा उसका तो 2-मेथिल 2-ब्यूटीन एक टर्शरी कार्बोनियम आयन बनेगा, और इस टर्शरी कार्बोनियम आयन में से एक प्रोटॉन निकल के हमें क्या होगा, 2-मेथिल 2-ब्यूटीन प्राप्त होती है, जो कि एक स्थायी एल्कीन है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो पहला कार्बोनियम आयन बनता है वो पार्गोनियम आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन यानी टर्शरी कार्बोनियम आयन में स्टेबलाइज हो जाता है, और जिसके अंदर एलिमिनेशन से हमें 2-मेथिल 2-ब्यूटीन जो है वो प्राप्त होती है। तीसरा एग्जाम्पल है 1-ब्यूटेनॉल और 2-ब्यूटेनॉल का। देखिए 1-ब्यूटेनॉल जो है इसके अंदर से एलिमिनेशन होगा तो हमें 1-ब्यूटीन प्राप्त होगा, और 2-ब्यूटेनॉल का एलिमिनेशन होगा, उसकी रिएक्शन जब H2SO4 के साथ में होगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ से हमें 2-ब्यूटीन प्राप्त होगा। लेकिन ये कहते हैं कि दोनों कंडीशन में हमें 2-ब्यूटीन जो कि ट्रांस 2-ब्यूटीन है वो प्राप्त होता है, क्योंकि वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है। वो भी इसलिए प्राप्त होता है कि 1-ब्यूटेनॉल में जो कार्बोनियम आयन बनता है, जो कि प्राइमरी कार्बोनियम आयन है, वो अधिक स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए वो सेकेंडरी कार्बोनियम आयन में स्टेबलाइज हो जाता है। एक माइग्रेशन जो है एक प्रोटॉन का हो जाने के कारण उसके अंदर वो स्टेबलाइज सेकेंडरी कार्बोनियम आयन बनेगा, और सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो है उसके पास वाले कार्बन में से बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन का जब एलिमिनेशन होगा तो हमें 2-ब्यूटीन प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों केस में हमें 2-ब्यूटीन जो है ट्रांस 2-ब्यूटीन प्राप्त होती है, जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने के कारण अधिक स्थायी है। तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 2-ब्यूटेनॉल है, उसमें से एक H+ ऐड किया तो OH2+ बन गया, यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राप्त हुआ। फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो है वो H2O को लूज़ करता है, उसमें से H2O निकल जाता है और उस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। अब उस कार्बन के निकटवर्ती कार्बन से एक प्रोटॉन का लॉस होता है तो हमें विपक्ष यानी ट्रांस 2-ब्यूटीन प्राप्त होती है, जो कि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होने के कारण अधिक स्टेबल होती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड होते हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वही प्राप्त हो, हमें ज़्यादा स्टेबलाइज प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोनियम आयन जो है वो बीच में उपस्थित होता है। इसलिए तो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें एल्कीन बनती है, ये रिएक्शन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थर्ड है ईथर का बनना। तो जैसे अपन ने बात की कि अल्कोहल की जो रिएक्शन है H2SO4 के साथ में वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और रिएक्टेंट डिपेंडेंट है। जब हम उस रिएक्शन को 100 डिग्री पर कराते हैं तो हमने बात की कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जब हमने बात की कि उस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे 170 डिग्री पर कराते हैं, 165 से 70 डिग्री पर, तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर Al2O3 की प्रेजेंस में कराते हैं तब भी वहाँ पर हमने बात की कि एल्कीन प्राप्त होता है। लेकिन यही रिएक्शन जब 140 डिग्री पर कराई जाती है और इसमें इथाइल अल्कोहल की आधिक्य में, यानी कि उसके एक्सेस, जब इथाइल अल्कोहल को जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, जब ये रिएक्शन कराई जाती है तो हमें ईथर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो प्राथमिक अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर बनाए जा सकते हैं। ईथर प्राप्त करने के लिए निर्जलीकरण अल्कोहल की अधिकता तथा एल्कीन बनने की अपेक्षा कम ताप पर किया जाता है। जैसे एल्कीन बनने के लिए हमने बात की थी ना 170 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, तो इथाइल अल्कोहल की ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए और कम टेम्परेचर यानी 140 डिग्री पर जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट है उसकी उपस्थिति में डाईएथिल ईथर जो है वो बनता है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है इसमें CH3CH2OH यानी इथाइल अल्कोहल, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ में 373 केल्विन पर, यानी कि ये रिएक्शन जो है वो 100 डिग्री के ऊपर है। तो 100 डिग्री पर रिएक्शन होती है तो CH3CH2HSO4 यानी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, जो कि हमने पहले बात की थी, और वाटर बनता है। फिर हमने 140 डिग्री पर रिएक्शन को देखें तो 140 डिग्री का मतलब होगा 140 डिग्री मीन्स 413 केल्विन। तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट की इथाइल अल्कोहल से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो डाईएथिल ईथर बनता है। डाईएथिल ईथर जो है वो CH3CH2O CH2CH3 और H2SO4 हमें प्राप्त होता है। और अगर हम इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर की बात करते हैं 443 केल्विन की, यानी कि लगभग जो है इसका 170 डिग्री 30 डिग्री ज़्यादा, तो हमें इथीन प्राप्त होता है, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से ईथर बनने में SN2 क्रियाविधि जो है वो प्रयुक्त होती है, यानी कि जो मैकेनिज्म है वो SN2 है, जिसमें अल्कोहल का एक अणु
नाभिक स्नेही का कार्य करता है। अब देखिए कैसे रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, CH3CH2OH, इस पर एक H+ आयन जोड़ेंगे तो CH3CH2OH2+, यानी ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है। इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर एक दूसरा इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा और जो कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक से सबस्ट्रेट में से एक लिविंग ग्रुप जो H2O ग्रुप है वो निकल जाएगा और हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो OH ग्रुप जो है वो ऐड हो जाता है और हमें C6CH3CH2OH+CH2CH3 प्राप्त होता है, जिसमें से एक H+ आयन निकल जाता है जो कि स्टार्टिंग में ऐड हुआ था, तो इथाइल अल्कोहल मिलता है। इस तरह से जो है ये फाइनल प्रोडक्ट इथाइल अल्कोहल का प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो इथाइल अल्कोहल की जो ये विभिन्न अभिक्रियाएं हैं, जिसमें हमने आज अभी बात की कि ईथर का बनना, एल्कीन का बनना, ये सभी वो अभिक्रियाएं हैं जिसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे वो रिएक्शंस के अंदर जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध जो है वो टूटता है। तो अल्कोहल की वे अभिक्रियाएं जिसमें ROH बंध टूटता है, उनके बारे में हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। उसमें मुख्य रूप से जो उसकी एसिडिक नेचर है अल्कोहल की, जिसमें उसकी मेटल के साथ रिएक्शन है, उनके बारे में मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी से पुनः निवेदन है कि जैसे अपन ने बात की कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद H2SO4 जो है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ईथर के बनने का जो मैकेनिज्म है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इनके क्वेश्चंस को आप बुक में से देखें और उसका आंसर लिखने की साथ साथ प्रैक्टिस करें, जिससे आपको बहुत एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।